ये देखते हैं कि हमने इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट क्लास में 10th क्लास में हमने क्या पढ़ा है। आपको याद होगा 10th क्लास में हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक बार थोड़ा सा वो देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, उसके बाद हम आते हैं लाइन पे। चलिए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आपने शुरू किया होगा तो आपको बताया गया होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। बेसिकली ज्योमेट्री आपको पता है, ज्योमेट्री वर्ड का जो मतलब होता है, जियो मीन्स अर्थ एंड मीटर इज मेजरमेंट। अर्थ की मेजरमेंट मतलब जिसमें आप पढ़ते हैं लाइंस की मेजरमेंट, एंगल्स की मेजरमेंट, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स की मेजरमेंट, लाइंस हो गई, एंगल्स हो गई, हाइपरबोला, पैराबोला, काफी सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स आने वाली हैं। तो लाइन की मेजरमेंट, एंगल की मेजरमेंट को हम कह देते हैं ज्योमेट्री। अर्थ पे जितनी भी फिगर्स हैं, जितनी भी सॉलिड फिगर्स हैं, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री में। चलिए अब आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? 10th में भी हमने पढ़ा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने देखा था आपके पास लाइंस थी, आपने लाइंस के बारे में पढ़ा था। 2 पॉइंट्स दिए हैं लाइन पे, आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे, दोनों पॉइंट्स के बीच का लेंथ कैसे निकालोगे। एक लाइन है, लाइन के बीच में कोई पॉइंट है, पॉइंट उस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो आप क्या बताओगे कि किस रेशियो में वो डिवाइड हुए हैं, या व्हाट आर द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। तो बेसिकली हमने लाइंस के बारे में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। लाइन इज नथिंग बट अ ज्योमेट्रिकल फिगर। लाइन इज बहुत सिंपल, पॉइंट सबसे सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर है, लाइन एक सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर है। तो लाइंस के बारे में हमने पढ़ा था। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने लाइंस के बारे में तो पढ़ा ही था, प्लस आपने लाइंस की इक्वेशंस देखी थी, आपने अलजेब्रा यूज किया था इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन देखते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप अलजेब्रा प्लस एनालिटिकल पार्ट एक साथ देखते हैं। इट इज अ ब्रांच व्हिच डील्स विद अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री। दोनों चीजों को एक साथ जब आप पढ़ते हैं, ज्योमेट्री और अलजेब्रा को, that is known as coordinate geometry. It is also known as analytical geometry. तो this is coordinate geometry. आपने coordinate geometry में क्या पढ़ना है? अलजेब्रा के साथ हम कैसे ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं, ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा को हमने दोनों को साथ यूज करना है। जैसे आपने उसमें पढ़ा था जो लाइन है, लाइन की एक इक्वेशन होती थी। क्या इक्वेशन थी? ax plus by is equals to c. This is nothing but algebra. तो हर एक ज्योमेट्रिकल फिगर को जब हम जोड़ते हैं अलजेब्रा के साथ तो वो बन जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में भी हम वही पढ़ने वाले हैं। क्लियर है जी? चलिए अब चलते हैं हम आगे अपने चैप्टर पे जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस। हमने ये देख लिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो ब्रांच है जिसमें आप अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। एग्जाम्पल हमने देख लिया लाइंस, उसमें हम लाइन पढ़ते थे, लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालो। पॉइंट इज नथिंग बट अ ज्योमेट्रिकल फिगर, लाइन इज नथिंग बट अ ज्योमेट्रिकल फिगर है। तो ज्योमेट्री से रिलेटेड ना लाइन है, चाहे जितनी मर्जी सिंपल है, बट इट इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर। पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर। जो अभी तक हमने पढ़ा, लाइंस पढ़ी, पॉइंट पढ़ा, पॉइंट इज आल्सो ज्योमेट्रिकल फिगर, x, y कोऑर्डिनेट है। सपोज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी दैट वाज 2 डायमेंशनल, और अभी भी जो हम पढ़ रहे हैं वो 2 डायमेंशनल ही है। इसके बाद हम स्विच करेंगे 3 डायमेंशनल पे। 2 डायमेंशनल मतलब जिसमें आपके पास 2 एक्सिस होंगी, x y एक्सिस। एक टाइम पे आपको 2 एक्सिस गिवन है, y z एक्सिस, बट एक टाइम पे 2 एक्सिस है। हम बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं x एंड y एक्सिस। सपोज ये मेरे पास 2 एक्सिस है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब आपको पॉइंट को रिप्रेजेंट करना, आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
सपोज दिस इज 1,2, तो ये बन गया मेरा पॉइंट 1,2। अब आप देखेंगे इसकी दो एक्सिस है, एक ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, हम यही तो कहेंगे दिस पॉइंट इज 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस एंड 2 यूनिट्स ऑन द वाई एक्सिस, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन गए 1,2, तो पॉइंट इज आल्सो अ 2-डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर। एंड सेम गोस फॉर लाइन, लाइन इज आल्सो अ 2-डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर। जितने भी आपने 2D पढ़े हैं, तो अभी तक हम सिर्फ 2-डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। 3-डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर्स पे भी आएंगे, पर वो नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। चलिए अब हम एक बार थोड़ा सा वो रिवाइज कर लेते हैं जो हमने 10th में पढ़ा था। 10th में आप क्या पढ़ते थे? सपोज एक लाइन है, लाइन के ऊपर कोई दो पॉइंट्स हैं, दिस इज x1, y1, this is x2, y2. If you want to find the distance between these two points, तो distance formula होता था, let's this is a, this is b, तो आप a b निकाल लेते थे √x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर, ये पहला था डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद आपने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला। व्हाट वाज सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला था कि सपोज यहाँ पे एक पॉइंट आ जाए या कोई और एक लाइन इसको इंटरसेक्ट करती हुई चली जाए, तो बताओ ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स को इस ए बी को किस रेशो में डिवाइड करेगी? तो हम रेशो को m/n ले लेते थे, लेट द रेशो बी m/n। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये था आपका सेक्शन फॉर्मूला। उसके बाद आप पढ़ते थे मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। नेक्स्ट वाज सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला, उसके बाद था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला। एक बार आप अपने 10th रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी इस चैप्टर में, उससे रिलेटेड चीजें सॉल्व करने में। चलिए अब हमने ये देख लिया व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट चीज पे, विच इज लाइन, विच इज अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन होती क्या है, एक बार हम ये देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि स्ट्रेट लाइन एक ऐसी कर्व है, स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व अच्छा जी, अगर स्ट्रेट लाइन कर्व है, जब भी कर्व हम सुनते हैं तो हम कभी भी सीधी लाइन के बारे में नहीं सोच सकते। अगर स्ट्रेट कर्व आता है तो हम ऐसा कुछ सोचते हैं कि दिस इज अ कर्व, पर ध्यान से समझेंगे इस डेफिनेशन को कि है क्या। स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व such that every point on the line segment, straight line is a curve such that every point on the line segment joining any two points lies on it। अब ध्यान से समझेंगे डेफिनेशन क्या है। स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व, अच्छा ठीक है कर्व, तो मैंने क्या किया, इफ स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व तो मैंने एक कर्व बना लिया। चलो जी बना लेते हैं, पर क्या रहा है, कैसी कर्व है? सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स, अगर लाइन सेगमेंट है तो वो किसी दो पॉइंट को मिला के ही बनेगी। ठीक है, मैंने एक पॉइंट ये ले लिया और दूसरा पॉइंट ये ले लिया। अब मैंने इन दोनों को मिलाने, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर रही हूं तो क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक लाइन सेगमेंट बनेगा। ठीक है जी, लाइन सेगमेंट बन गया। बट क्या कह रहा है, सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट पे जो भी पॉइंट होगा, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, मैंने एनी टू पॉइंट ले लिया a, b। कहता a, b, जब भी आप एक कर्व पे पॉइंट लोगे, दो पॉइंट्स लोगे और उनको ज्वाइन करोगे, तो जो आपकी लाइन सेगमेंट आएगा, वो लाइन सेगमेंट पे जो भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉइंट इस कर्व पे लाई करेंगे। पर अब आप ध्यान से देखेंगे, इस लाइन सेगमेंट पे तो C भी लाई कर रहा था, क्या C इस कर्व पे लाई किया? नहीं किया। ये सिर्फ किस केस में पॉसिबल है, अगर मेरी कर्व ऐसी है, दो पॉइंट मैं उस पे ले लेती हूँ a, b, मैं a, b को ज्वाइन करती हूँ, बीच में एक पॉइंट है C, ये जो C पॉइंट है ये a, b सेगमेंट में भी आ रहा है
और ये पूरी लाइन में भी आ रहा है। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व, कौन सी कर्व? सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट क्या है हमारी? AB लाइन सेगमेंट पे जो भी पॉइंट लाई कर रहा होगा वो किस पे लाई करेगा? लाइज ऑन कर्व। और ये किस केस में पॉसिबल है? जब ये कर्व कैसी होगी? ये कर्व बिल्कुल सीधी होगी। तो दिस इज आवर स्ट्रेट लाइन। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन। चलिए, हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम हर एक मैथमेटिकल फिगर को अलजेब्रा से रिलेट करेंगे, अलजेब्रा के साथ कॉम्बिनेशन होगा। तो जब भी हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन की अलजेब्रा में आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन ax plus by is equals to c. ax plus by is equals to c is equation of a straight line. This is nothing but equation of a straight line. आपने शायद 9th क्लास में किया होगा कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन आपके पास है, उस स्ट्रेट लाइन पे सपोज मैं ये लिख लूं 2x plus y is equals to 4. आप क्या करते थे? x की वैल्यू पुट करते थे, उसके कॉरेस्पॉन्ड x की वैल्यू आप खुद लेट करते थे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y आ जाता था। इसका मतलब एक पॉइंट आ गया, सपोज x1 पुट कर लिया तो y आ जाएगा 2। आप x को 0 पुट करो, आपका y आ जाएगा 4। तो मतलब फॉर एवरी x देयर एग्जिस्ट अ y। ये क्या बन गया? पॉइंट बन गया। अगर ये पॉइंट बन गया, इस पॉइंट को आप कहां पे रिप्रेजेंट कर पाओगे? एक ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पे आपने रिप्रेजेंट कर लिया कार्टेशियन सिस्टम में, कार्टेशियन प्लेन में आपने रिप्रेजेंट कर दिया। जब आप इसको एक कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हो, सपोज 1, 2, ये पॉइंट है हमारा 1, 2, 0, 4, दिस इज 0, दिस इज 4, दिस इज 0, 4। आपने इसको ज्वाइन किया तो जब आप किसी दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और वो स्ट्रेट लाइन वो था क्या? 2x plus y is equals to 4 ही तो था, जो कोऑर्डिनेट प्लेन पे एक सीधी लाइन बनी। पर अलजेब्रा में वो चीज क्या थी? वो तो इक्वेशन इन विद डिग्री 1 था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स था। इस इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो होती है that always represents a straight line. Linear equation in 2 variable always represents a straight line. Clear है जी ये चीज? तो ये था straight line के बारे में। अब हम straight line से related आप ये नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सपोज मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, मेरे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है। अब हम इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में ही पढ़ेंगे। जो भी लाइन होगी वो एक कोऑर्डिनेट प्लेन पर ही होगी। हर एक लाइन कोऑर्डिनेट प्लेन पे आप रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज दिस इज माय कोऑर्डिनेट प्लेन y, y dash, x, x dash एंड दिस इज आवर ओरिजिन O। चलिए, इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे एक लाइन गिवन है व्हिच इज लेट्स से दिस इज लाइन L1। या तो लाइन ऐसी होगी या लाइन ऐसी होगी। लेट्स से दिस इज लाइन L2। इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे लाइंस ऐसे ही लाई कर रही होंगी। दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2। ऐसे लाई करने का मतलब, चलो लाइन ऐसे भी हो सकती है, पर लाइन का मतलब क्या है कि लाइन के कोई एंड पॉइंट्स होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल एंड पॉइंट्स होते हैं। तो लाइन जहां मर्जी से लाई करे वो इस x को कट करेगी। इसीलिए मैंने ये लाइन को x कोऑर्डिनेट पे x एक्सिस के थ्रू पास होते हुए दिखाया है। आगे भी केसेस पढ़ेंगे कि लाइन और कैसी हो सकती है। अभी के लिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो हम पहली चीज पढ़ने वाले हैं लाइन के बारे में, दैट इज स्लोप। अब स्लोप क्या होता है? स्लोप का अगर हम सीधी हिंदी में देखें तो स्लोप का मतलब है ढलान। कोई लाइन स्लोप का मतलब है हिंदी में ढलान। पर हम देख लेते हैं स्लोप इसमें क्या है? स्लोप इज नथिंग बट इंक्लिनेशन
साथ, एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ? एक्स एक्सिस के साथ। एक्स कौन सा? पॉजिटिव एक्सिस या नेगेटिव एक्सिस? विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान से इस चीज को समझेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होने की पूरी संभावना है। स्लोप इज इंक्लिनेशन, ढलान किसी लाइन के। ढलान मतलब सपोज मेरे पास ये इस लाइन की ढलान ज्यादा नहीं है, इस लाइन की ढलान ज्यादा है, इस लाइन की ढलान काफी ज्यादा है। दिस इज स्लोप। इंक्लिनेशन, किस चीज की इंक्लिनेशन? अगर इंक्लाइंड है तो किसी और लाइन के साथ इंक्लाइंड होगी, तो वो दूसरी लाइन कौन सी है? इंक्लिनेशन ऑफ एनी लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। किसी भी लाइन की इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक्स एक्सिस के साथ वो कितनी इंक्लाइंड है? जैसे दिस इज माय पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक लाइन ऐसे जाती है तो इसकी एक्स एक्सिस के साथ ये इंक्लिनेशन है। अगर मैं इसको एंगल का नाम देना चाहूं तो दिस विल बी थीटा। सपोज एक और लाइन जा रही है जो ऐसे जा रही है, ये कितनी इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ? ये इतनी इंक्लाइंड है। चलो इसका नाम मैंने थीटा 1 दे दिया और इसका नाम मैंने थीटा 2 दे दिया। इट इज द इंक्लिनेशन ऑफ एनी लाइन विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बट इन विच डायरेक्शन? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो एक्स एक्सिस के साथ कितनी इंक्लाइंड है उसको हम कह देते हैं स्लोप। क्लियर है जी ये चीज? अब स्लोप का ये एक डेफिनेशन हो गई। दूसरा, व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द मेथड टू कैलकुलेट स्लोप? स्लोप निकालने का तरीका क्या है? मैं कितना कहूंगी कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ इतनी इंक्लाइंड है? पहला है कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, वो हमने यहां पे देख लिया। इट इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा 1, इट इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा 2। अब स्लोप होता क्या है? सबसे पहले स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ। इसको स्लोप भी बोल देते हैं और ग्रेडियंट भी बोल देते हैं, बट हम यूज करेंगे स्लोप। तो स्लोप इज इंक्लिनेशन ऑफ एनी लाइन विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितनी इंक्लाइंड है उसको हम कह रहे हैं स्लोप। अब व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द मेथड टू फाइंड स्लोप? चलिए, स्लोप निकालने का तरीका क्या है? स्लोप इज नथिंग बट टेंजेंट ऑफ द एंगल। स्लोप इज नथिंग बट टेंजेंट ऑफ एंगल। किस एंगल का टेंजेंट? टेंजेंट ऑफ द एंगल, उस एंगल का टेंजेंट। टेंजेंट क्या है? tan थीटा। किस एंगल का tan थीटा? टेंजेंट ऑफ द एंगल which the line makes with the positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. Clockwise direction. Slope is nothing but टेंजेंट का मतलब tan थीटा। किसका tan? किसका tan? उस एंगल का tan जो वो गिवन लाइन बना रही है। इस केस में मेरी लाइन है L1, जो L1 बना रही है किसके साथ? विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, और यहाँ पे वो एंगल है थीटा। तो m इज नथिंग बट tan थीटा। अगर आपको पता है कि वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, देन द फर्स्ट मेथड टू फाइंड स्लोप इज m इज इक्वल्स टू tan थीटा। बट पता क्या होना चाहिए आपको? लाइन की इंक्लिनेशन पता होनी चाहिए कि लाइन कितनी इंक्लाइंड है, किस एंगल पे इंक्लाइंड है, किसके साथ? विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब आप ये नोट करेंगे। इसके बाद हम स्लोप के बारे में थोड़ी सी बातें और करते हैं प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ। अब आपने ये देख लिया स्लोप इज नथिंग बट द tan थीटा, और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल व्हिच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। चलिए अब कुछ चीजें देखते हैं। सपोज ये है मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट प्लेन है मेरे पास।
दिस इज माय लाइन L1। L1 ने इस x के साथ, इस पॉजिटिव x के साथ एक एंगल बनाया विच इज इक्वल टू थीटा। इस लाइन L1 ने इस पॉजिटिव एक्सिस के साथ एक एंगल बनाया थीटा। तो मेरा स्लोप हो गया m इज इक्वल टू tan थीटा। बिल्कुल जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। पर अब कुछ चीजें आप ध्यान से नोट करेंगे। पहला केस, व्हेन एंगल लाइज बिटवीन, चलिए, व्हेन एंगल इज इक्वल टू 0 और लेट्स से व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा 0 का मतलब, अगर मैं कह रही हूं योर एंगल थीटा इज 0, तो पहला केस लेते हैं जब मेरा एंगल 0 होगा। ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। एंगल 0 का मतलब या तो वो बिल्कुल इसी लाइन पे, या तो लाइन कोइंसिडेंट है, इसी लाइन पे लाई कर रही है, पहला केस। दूसरा, एंगल बन ही नहीं रहा, या लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हेन एंगल इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज 0। तो दो केसेस होंगे, व्हेन लाइन L1 इज कोइंसिडेंट, किसके साथ कोइंसिडेंट है, विद एक्स एक्सिस। पहला केस ये है, वो बिल्कुल उसी के साथ लाई कर रही है, उसी के ऊपर लाई कर रही है। दूसरा केस क्या होगा, व्हेन लाइन L1 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगी तो दो केसेस बन गए जब आपका एंगल थीटा होगा। जब या तो लाइन बिल्कुल एक्स एक्सिस के साथ कोइंसिडेंट लाइंस होंगी ये दोनों, और L1 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ध्यान से देखते हैं, m का फॉर्मूला क्या था, tan थीटा। m इज इक्वल्स टू tan 0 का मतलब व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan 0? tan 0 इज नथिंग बट 0। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या निकल गई आपकी, 0। तो अब आपसे कोई पूछे स्लोप ऑफ लाइन 0 कब होती है? स्लोप ऑफ लाइन 0 तब होती है व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो दो केसेस बन गए जब हमारी स्लोप 0 है, दैट इज व्हेन लाइन लाइज ऑन द एक्स एक्सिस और लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये था हमारा पहला केस, क्या कि हमारी स्लोप 0 कब होती है। सेकंड केस आएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन एंगल इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। जब आपका एंगल 0 से 90 के बीच होगा, अब ध्यान देना है, 0 से 90 का मतलब ना 0 इंक्लूड हो रहा है ना 90 इंक्लूड हो रहा है, ये चीज ध्यान से देखने वाली बात है। चलिए, जब मेरा एंगल है, मैं सेकंड केस लेती हूं, जब मेरा एंगल है 0 से 90 के बीच, ध्यान से देखिए, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा यहाँ पे 0 होता है, tan 0 is 0 and tan 90 is 1। और हमने पढ़ा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। अगर आपको अपनी ट्रिग्नोमेट्री का हमने जब पढ़ा था, हाउ एंगल बिहेव्स, हाउ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिहेव्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था इन फर्स्ट क्वाड्रेंट tan थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। If tan theta increases from 0 to 1, it means in first quadrant tan theta is positive। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव है, तो जब एंगल 0 से 90 के बीच होगा, 0 से 90 का मतलब एक्यूट एंगल होगा। अगर मेरा एंगल एक्यूट है, एक्यूट किस किस के बीच, L1 के बीच एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जब आप आपस में एंगल बना रही हैं, तो अगर आपका एंगल एक्यूट है तो हमारा जो m बनेगा दैट विल बी पॉजिटिव। तो किस केस में हमारा स्लोप पॉजिटिव रहता है, व्हेन योर एंगल लाइज बिटवीन 0 to 90 व्हिच इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सपोज आपका लाइन ऐसे लाई कर रही है, एंगल कितना हो गया, लेट्स से आसपास 45 के, लाइन ऐसे लाई कर रही है, फिर भी आपका एंगल, लाइन ऐसे लाई कर रही है, आपकी जो लाइन है वो एंगल 90 से ज्यादा बना ही नहीं रही, ना 90 पे पहुंच रही है, वो 0 से 90 के बीच ही एंगल बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन योर स्लोप विल बी पॉजिटिव। ये था हमारा सेकंड केस। चलिए, अब आप इसको नोट करेंगे। अब हम चलते हैं थर्ड केस पे। थर्ड है व्हेन
90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री का मतलब जब आपकी लाइन एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रही है, वो कैसे पॉसिबल है? या तो वो वाई एक्सिस पे लाई कर रही है या वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, क्योंकि वाई एक्सिस भी 90 डिग्री बनाती है और ये भी 90 डिग्री बना रही है। दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। व्हेन एंगल इज 90 डिग्री, तो पहला कौन सा है? आवर लाइन L1 लाइज ऑन कौन सी एक्सिस? y एक्सिस। पहला केस तो लाइन y एक्सिस पे लाई कर रही है, और दूसरा केस लाइन L1 इज पैरेलल टू व्हिच एक्सिस? y एक्सिस। आपकी लाइन है y एक्सिस के पैरेलल। y एक्सिस के पैरेलल है, आपको पता है y और x एक्सिस आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 9। y और x एक्सिस आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। और ये भी कितने डिग्री का बनाती है? 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो ध्यान से देखना, हमारी स्लोप क्या थी? स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, m इज इक्वल्स टू tan 90। tan 90 क्या होता है? tan 90 इज नथिंग बट इंफिनिटी। तो एट व्हेन अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, उस पॉइंट पे आपकी स्लोप नॉट डिफाइंड रहती है। एट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पे आपकी स्लोप नॉट डिफाइंड रहती है। थीटा 0 पे आपकी स्लोप इज 0, 90 पे स्लोप इज इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। एंड अब देखते हैं उसके बाद, अब देखते हैं हम अपना फोर्थ केस। व्हेन एंगल लाइज बिटवीन 90 टू 180 डिग्री, ना 90 इंक्लूड है ना 180 डिग्री इंक्लूड है, इसका मतलब आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। व्हेन एंगल इज ऑब्ट्यूज, व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। अब ध्यान से देखना, मैं कह रही हूं मेरा जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बिटवीन 90 टू 180, मैं फिर से इसको डिफाइन कर रही हूं। व्हेन लाइन L1 makes an angle of between 90 to 180 with किसके साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ 90 टू 180 का एंगल बना रही है, कैसे? ध्यान से देखिए। सपोज मेरी ये लाइन है, अब मेरी लाइन ऐसे जा रही है, दिस इज माय एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ध्यान से देखेंगे, अगर 90 होता तो एंगल ये बनता, बट ये 90 से ज्यादा एंगल बना रही है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। तो ये वाला केस हो गया। तो इस केस में अब ध्यान से सुनना, सेकंड क्वाड्रेंट में tan सेकंड क्वाड्रेंट में, या मैं ये पूछूं tan 90 प्लस थीटा, tan सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो ध्यान से सुनना, व्हेन एंगल इज ऑब्ट्यूज योर स्लोप इज नेगेटिव। जब भी एंगल ऑब्ट्यूज आए, कैसे? tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इज नथिंग बट ऑब्ट्यूज एंगल। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है। और 90 पे t रेशो की वैल्यू बदलती है या नहीं बदलती? बदलती है। ये बन जाएगा माइनस कॉट थीटा। थीटा जो मर्जी हो पर आंसर आपका हमेशा नेगेटिव आएगा। तो सो इन सेकंड क्वाड्रेंट, और वी कैन से व्हेन योर एंगल लाइज बिटवीन 90 टू 180, तो आपका जो स्लोप है दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। अब हमेशा याद रखना, जब भी आप लाइन का इंक्लिनेशन देख रहे हो विद एक्स एक्सिस, वो हमेशा 0 से 180 के बीच ही रहता है, उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। आप करके देख लो, कोई कुछ भी तरीके से करके देख लो। लाइन ऐसे जा रही है तो दिस इज आवर इंक्लिनेशन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये है। लाइन ऐसे जा रही है तो ये इंक्लिनेशन है। जैसे मर्जी आप कोशिश कर लो, हमेशा जब भी आप
लाइन को ड्रॉ करोगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो हमेशा 0 से लेके 180 डिग्री के बीच ही लाए करेगा। क्लियर है जी? तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि स्लोप कब पॉजिटिव है, स्लोप कब नेगेटिव है, स्लोप कब 0 है, स्लोप कब नॉट डिफाइंड है। हमने स्लोप से रिलेटेड सारे केसेस हम कर चुके हैं। स्लोप इज नथिंग बट द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर आपकी स्लोप है, अगर आपका एंगल है 0 तो स्लोप भी होगी 0, अगर आपका एंगल है 90 तो आपकी स्लोप होगी नॉट डिफाइंड, और अगर आपका एंगल है ऑब्ट्यूज तो आपकी स्लोप होगी नेगेटिव। ये हमने अभी तक हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब आप ये नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सपोज करो आपको बोला गया है कि लाइन की स्लोप निकालो और आपको पता ही नहीं, ये मेरे पास है एक लाइन, this is my coordinate axis, y axis, y dash, x dash x, and this is our point origin O. अब स्लोप निकालने का अभी तक हमने एक मेथड सीखा है। क्या मेथड सीखा है? फर्स्ट मेथड टू फाइंड स्लोप। स्लोप निकालने का फर्स्ट मेथड है m is equals to tan थीटा। स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ। अभी तक हमने एक मेथड सीखा है m is equals to tan थीटा। ये तो चलो ठीक है, if angle theta is given, if angle is given then you can easily calculate the slope of line. Let's say if your angle is not given, आपको एंगल ही नहीं दिया हुआ है। सपोज मैं एक लाइन बना रही हूँ, दिस इज माय लाइन। इस लाइन के सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? हाउ टू फाइंड स्लोप। आप स्लोप कैसे निकालेंगे? व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन आर गिवन। जब आपको सिर्फ लाइन के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपको एंगल नहीं गिवन है। Let's take an example. Let's say this is point x1, y1 and this is point x2, y2. और मैं ये कह देती हूँ ये यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है। मेरे को नहीं पता थीटा कितना है, क्या है, पर हमने लेट कर लिया कि ये लाइन यहाँ पे एक थीटा एंगल बना रही है। चलिए ये है हमारा पॉइंट P, इसको हम पॉइंट P मान लेते हैं, इसको हम पॉइंट Q मान लेते हैं। ठीक है जी। अगर ये पॉइंट है P और Q, आपको ये एंगल गिवन है थीटा। अब आप कैसे निकालेंगे? क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ स्लोप निकालने का एक ही तरीका सीखा है, क्या? m is equals to tan थीटा। ठीक है जी, चलो जी देखते हैं, कहीं ना कहीं से tan थीटा यूज करते हैं। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, इसको मैंने r लेट कर लिया, PQR, एंड we draw another line, let's say this is S। मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर ली, this line is parallel to this line and this line is parallel to this line। मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब ध्यान से देखते हैं, if this line is parallel to this line, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, आपने पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। These two are corresponding angle. If this is theta, this will be theta. अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, ये मेरे पास थीटा पता है और स्लोप किसके इक्वल होती है? स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। इसका मतलब मेरे को थीटा नहीं गिवन है। क्या? चलिए अगर मैं इसमें tan थीटा लगाने की कोशिश करूं, tan थीटा किसके इक्वल होता है? दिस इज आवर एंगल थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू p by b। यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर क्या है? दिस इज माय परपेंडिकुलर QS अपॉन व्हाट इज माय बेस? बेस इज नथिंग बट PS। तो मेरा tan थीटा निकल गया P अपॉन B, QS बाय PS। QS क्या है? इफ दिस पॉइंट, मेरे को Q के कोऑर्डिनेट भी पता है, मेरे को P के कोऑर्डिनेट भी पता है, पर मेरे को S के कोऑर्डिनेट नहीं पता। अब यहाँ पे आते हैं, S ये रहा, S मतलब इसका ये जो एक्सिस होगा ये होगा x एक्सिस इसका है x2, और यहाँ पे जो एक्सिस होगा, जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज y। तो ये बन गया x2, y1। मैंने s के
कोऑर्डिनेट निकाले विद द हेल्प ऑफ P एंड Q। वो बड़ा इजी था। S कहाँ पे लाई कर रहा है? x के साथ इधर, तो आप x का ये कोऑर्डिनेट देखेंगे, y के साथ इधर लाई कर रहा है तो आप y का ये कोऑर्डिनेट देखेंगे। चलिए जी, PS कैसे निकालेंगे? PS कहाँ गया? दिस इज आवर PS, यही था हमारा, ये बेस था PS और ये था हमारा परपेंडिकुलर। चलिए जी, पहले हम QS निकालने की कोशिश करते हैं। QS हमारा हो गया, या आप लिख सकते हैं y1 माइनस y2 अपॉन डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगाएं, चलिए मैं पूरा करके दिखा देती हूँ। अगर मैं QS निकालने की कोशिश करूं, QS इज डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होगा। x2 माइनस x2 ये दोनों सेम है, यहाँ पे y1 माइनस y2 कर दो, चाहे y2 माइनस y1 कर दो। चलिए मैं कर देती हूँ y1 माइनस y2, ये निकल गया मेरा QS। अब x2 और x2 दोनों सेम है, ये 0 बन गया। क्या मैं ऐसे PS के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। PS के कोऑर्डिनेट हो गए अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y1 और y1 दोनों सेम है तो ये बन गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब अंडर रूट में आ जाएगा tan थीटा, आ जाएगा रूट y1 माइनस y2 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, सेम इसके साथ भी हो गया, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो गए, ये बन गया x1 माइनस x2। तो tan थीटा इज नथिंग बट y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आपकी बुक में जो गिवन है दैट इज y2 माइनस y1। चलो मैंने ऊपर में से माइनस कॉमन ले लिया, मैंने इसको बना दिया y2 माइनस y1। नीचे में से भी मैंने x कॉमन ले लिया, ये बन गया x2 माइनस x1। माइनस माइनस प्लस हो गए तो आपका tan थीटा और स्लोप आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज योर स्लोप। कब? जब कोऑर्डिनेट ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। जैसे मेरे पास ये लाइन थी, मेरे पास L1 लाइन थी, L1 पे मेरे पास P के कोऑर्डिनेट गिवन थे और Q के कोऑर्डिनेट गिवन थे। अब आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, वो बस मैं आपको करके दिखा रही थी कि कैसे ये क्वेश्चन होगा। आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर आपके पास एक लाइन पे दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हाउ यू विल फाइंड द स्लोप? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये वो तरीका है जब आपके पास किसी भी लाइन पे आपको क्या गिवन है, दो कोऑर्डिनेट गिवन है लाइन के और आपको कैलकुलेट करनी है स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो पहला तरीका है m इज इक्वल्स टू tan थीटा, दूसरा तरीका है m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। छोटा सा एग्जांपल, सपोज मेरे पास ये गिवन है और मेरे को कहा गया है कि इस लाइन पे ये पॉइंट है, लेट्स से 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 4 5 और यहाँ पे एक पॉइंट लाई कर रहा है विच इज 3 3। अब कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो आप सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्लोप इज इक्वल्स टू, इसको मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1, व्हाट इज योर y2? y2 इज 5, व्हाट इज योर y1 इज 3 अपॉन व्हाट इज योर x2 इज 4 एंड x1 इज 3। तो आपका स्लोप निकल गया 5 माइनस 3 इज 2, 4 माइनस 3 इज 1। अब आप ध्यान से देखेंगे ये जो लाइन है ये एक्यूट एंगल बना रही है, अगर एक्यूट एंगल बना रही है तो आपका स्लोप हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन, द स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये है क्या? उन दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है y2 y। तो क्लियर है जी ये चीज? ऐसे ही अगर आपको सॉल्व करना है वैसे जरूरत नहीं है। अगर सपोज आप दूसरा एग्जाम उसका दूसरा टाइप सॉल्व करेंगे, वो है उसकी भी जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है। सपोज आपके पास ये
क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो भी आपका रिजल्ट यही रहेगा, अगर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो भी रिजल्ट यही रहेगा, आपको रिजल्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सेम तरीके से इफ दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल थीटा, ये आपका बन जाएगा 180 माइनस थीटा। अगेन कोई दो पॉइंट्स गिवन होंगे, जैसे हमने एक्यूट के लिए सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही आप ऑब्ट्यूज के लिए भी सॉल्व बड़े इजीली कर सकते हैं। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ स्लोप। अब मैं ये देखना चाहती हूं व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल तो आप उनकी स्लोप के बारे में क्या कह सकते हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनकी स्लोप के बारे में क्या कहोगे, ध्यान से देखना। सपोज ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है मेरी एक लाइन, दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज अनदर लाइन L2। अब मैंने क्या बोला, L1 इज पैरेलल टू L2, मेरे पास दो लाइंस है L1 एंड L2 और क्या पता है L1 इज पैरेलल टू L2। अब ध्यान से देखना, अगर L1 L2 के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करती हुई जाती है तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप मान लो ये दो है पैरेलल लाइन और ये जो है एक्स एक्सिस ये है हमारी ट्रांसवर्सल। अगर ये हमारी ट्रांसवर्सल है तो अगर मैं कहूं ये एंगल है अल्फा और अगर मैं कहूं ये एंगल है बीटा, ध्यान से देखेंगे ये है तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ही ना, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ आपने लिया। अगर आप एंगल ऐसे कैलकुलेट करते तो वो होता नेगेटिव डायरेक्शन के साथ, पर जो बीटा है वो भी तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ही। ध्यान से देखेंगे, सपोज ये लाइन है तो ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रही है, दिस इज थीटा, और यहाँ पे भी चाहे आप भी इसको मैं दिखा रही हूँ चाहे ये ऐसे आ जाए, दिस इज आवर एंगल बीटा। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, तो ये बन गया अल्फा, ये बन गया बीटा। अगर ये पैरेलल लाइंस है, अगर इफ L1 is parallel to L2 then अल्फा is equals to बीटा। अगर L1 और L2 पैरेलल है तो जितना ये एंगल होगा उतना ही तो ये एंगल भी होगा, तो अल्फा बीटा के इक्वल आ जाएगा। तो L1 का स्लोप क्या हुआ 10 अल्फा, L2 का स्लोप क्या हुआ 10 बीटा। अगर अल्फा और बीटा दोनों बराबर हैं, if alpha is equals to beta then 10 alpha will be equal to 10 beta। इसका मतलब when two lines are parallel, when two lines are parallel then their slopes are equal, then their slopes are equal। slopes equal क्यों होती है, रीजन लिख लेंगे, because their angles are equal, because their angles are equal। उनके दोनों के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, कौन से एंगल, जो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाते हैं, इसीलिए उनकी स्लोप भी इक्वल होती है। तो आज के बाद जब भी दो लाइंस पैरेलल आए तो आपको सिर्फ ये चीज याद रखना है कि अगर लाइन पैरेलल है तो उनकी स्लोप्स आपस में इक्वल ही होंगी। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन पे, वो है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो आपस में तो उनकी स्लोप के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो आप उनकी स्लोप के बारे में क्या कह सकते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक ये लाइन है दूसरी ये लाइन है, दिस इज L1 एंड दिस इज L2, दो लाइंस है, ये लाइन है, ये एंगल बना रही है, लेट्स से दिस इज बीटा एंड लेट्स से दिस इज अल्फा। L1 जो बना रही है एंगल दैट इज अल्फा। अब आप ध्यान से देखेंगे अल्फा एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, तो इसकी स्लोप क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब आप L2 पे आएंगे, L2 जो एंगल बना रही है बीटा बना रही है, देखने से क्या लग रहा है, इट इज ऑब्ट्यूज एंगल। अगर ये एंगल ऑब्ट्यूज है तो स्लोप कैसी निकलेगी,
आपकी जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ L1 एंड स्लोप ऑफ L2, L1 की स्लोप होगी पॉजिटिव, L2 की स्लोप होगी नेगेटिव। ये तो चलो हमको देख के पता चल गया। अब व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दीज टू लाइंस व्हेन ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। क्या हम पढ़ रहे हैं, व्हेन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो ML1 एंड स्लोप ऑफ L2 के बीच क्या रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, अभी हम ये चीज पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से देखेंगे दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं कहूं पहली लाइन की स्लोप, अगर मैं इस लाइन की बात करूं L1 की, तो व्हाट इज स्लोप ऑफ L1? स्लोप ऑफ L1 इज नथिंग बट tan alpha. Slope of L1 is nothing but tan alpha. What is slope of L2? Slope of L2 is nothing but tan beta. But क्या आप tan जो अल्फा और बीटा एंगल्स है उनके बीच कुछ रिलेशन ढूंढ सकते हैं? क्या आप अल्फा और बीटा के बीच कोई रिलेशन ढूंढ सकते हैं कि अच्छा अल्फा और बीटा आपस में इस तरीके से लिखते हैं? चलिए जी कोशिश करते हैं। अगर ये बीटा है, अगर ये बीटा है तो दिस विल बी इक्वल टू 180 माइनस बीटा। और एक और चीज देखते हैं, चलिए इसको छोड़ देते हैं। आपको याद होगा इफ दिस इज 90 तो ये भी 90 होगा, क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। इफ दिस इज 90, इफ दिस इज 90 ये भी 90 होगा। ये अल्फा है, ये बीटा है। आपको याद होगा हम ट्रायंगल में एक्सटर्नल एंगल थ्योरम पढ़ते थे। एक्सटर्नल एंगल थ्योरम क्या थी? दिस इज एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इन अ ट्रायंगल। एनी एक्सटर्नल एंगल, लेट्स से इसको मैं x ले लेती हूँ, इसको मैं a ले लेती हूँ, इसको मैं b ले लेती हूँ, तो कहते हैं एनी एंगल, एनी एक्सटर्नल एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, x इज इक्वल्स टू a प्लस b। तो इसका मतलब मैं ये देख लूं यहां से, बीटा विल बी इक्वल टू विच इज आवर एक्सटर्नल एंगल, ये अल्फा, ये 90 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 90। तो इसका मतलब मैं बीटा की जगह क्या पुट कर सकती हूँ? मैं बीटा की जगह पुट कर सकती हूँ अल्फा प्लस 90। मैं बीटा की जगह क्या पुट कर सकती हूँ? अल्फा प्लस 90। चलो जी ठीक है, मैंने पुट कर लिया। मैं इस tan बीटा को कन्वर्ट करना चाह रही हूँ अल्फा में, तो tan बीटा इज नथिंग बट tan अल्फा प्लस 90, या मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ 90 प्लस अल्फा। tan 90 प्लस थीटा, tan पाई बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। 90 पे t रेशो बदलती है या नहीं बदलती? बिल्कुल बदलती है। तो tan थीटा बन जाएगा माइनस कॉट अल्फा। तो tan बीटा इज नथिंग बट माइनस कॉट अल्फा। tan बीटा आ गया माइनस कॉट अल्फा के। अब माइनस कॉट अल्फा को क्या मैं ये लिख सकती हूँ? माइनस 1 अपॉन tan बीटा। माइनस को यहीं पे रखा, माइनस जहां था वही रहा। tan थीटा इज नथिंग बट 1 बाय cot थीटा, सॉरी cot थीटा इज नथिंग बट 1 बाय tan थीटा। ठीक है जी। तो व्हाट इज tan बीटा? tan बीटा क्या था? किसकी स्लोप? स्लोप ऑफ लाइन L2, इसको मैं मान लेती हूँ M2। सेकेंड लाइन की स्लोप इज M2 और पहली लाइन की स्लोप को मैंने मान लिया M1। तो tan बीटा M2 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आया? माइनस 1 अपॉन tan बीटा क्या है? सॉरी इट इज tan अल्फा। tan अल्फा क्या है? tan अल्फा इज स्लोप ऑफ M1। तो इसका मतलब when two lines are perpendicular to each other, तो उनकी स्लोप के बीच क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है? या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूं मैं ये लिख सकती हूँ M1 into M2 is equals to -1. Product of their slopes is always equal to -1. कब? When two lines are perpendicular to each other. क्या लिखेंगे? Product of their slope, product of their slopes is equals to -1. किस केस में? When two lines are perpendicular to each other. तो इसका मतलब अगर L1 का स्लोप है M1 और अगर L2 का स्लोप है M2, तो क्या रिलेशन
पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, दोनों की स्लोप का अगर प्रोडक्ट होगा तो वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो ये था रिलेशन बिटवीन स्लोप्स ऑफ टू लाइंस व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे। आप ये अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, आपको सिर्फ इसके रिजल्ट याद रखने हैं। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, हमने दो चीजें अभी तक पढ़ी हैं, m is equal to tan थीटा, दूसरा पढ़ा था m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1, तीसरा पढ़ा था when कंडीशन थी L1 is parallel to L2, तो स्लोप ऑफ इसका स्लोप एंड इसके स्लोप के बीच क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता होगा, तो m1 जो है विल बी इक्वल टू m2, दोनों की स्लोप इक्वल होंगी, tan अल्फा is equals to tan बीटा हो जाएगा, क्योंकि अल्फा एंड बीटा आपस में इक्वल हैं, क्योंकि दो लाइंस पैरेलल हैं। अब आते हैं फोर्थ कंडीशन थी जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हो, व्हेन L1 is perpendicular to L2, तो आप उनकी स्लोप के बारे में क्या बोल सकते हैं, उनकी स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होगा। अब हम लास्ट चीज पढ़ने वाले हैं, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल आप कैसे निकालेंगे। चलिए जी, ध्यान से देखते हैं, लास्ट टॉपिक है। सपोज अगेन वही केस है कि लाइन जो है आपकी वो कोऑर्डिनेट प्लेन पे है। अगर लाइन आपकी कोऑर्डिनेट प्लेन पे है, अगर आपकी दो लाइंस हैं और वो दोनों लाइंस कोऑर्डिनेट प्लेन पे लाई कर रही हैं, तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती है लाइन के बारे में। सपोज ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ध्यान से देखिए, या तो वो लाइंस पैरेलल होंगी या वो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। अगर लाइंस पैरेलल होंगी फिर तो दोनों के बीच कोई भी एंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, या दोनों लाइंस आपस में कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। और एक ही केस बनता है कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हो, हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल, और लाइन हमने ले ली L1 एंड L2, दो लाइन के बीच का एंगल। ध्यान से एक चीज सुनना, दो लाइंस जब भी आपस में, दो लाइन एक प्लेन पे लाई कर रही हैं, क्या केसेस बन सकते हैं, या तो लाइंस पैरेलल होंगी या लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, या लाइंस पैरेलल होंगी या लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। अगर लाइन पैरेलल होंगी तो क्या दोनों के बीच कोई एंगल एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि पैरेलल है। अब दूसरा केस, जब इंटरसेक्टिंग होंगी वही केस बनेगा कि जब लाइंस इंटरसेक्टिंग है तभी वो आपस में कुछ एंगल बनाएंगी। चलिए जी, इफ दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2, दो लाइंस है, मेरे को ये निकालना है कि ये जो एंगल इन दोनों के बीच लाई कर रहा है, ये और एक ये भी एंगल लाई। मैं थोड़ा सा ये डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, एक ये लाइन है एंड दूसरी ये लाइन है। दिस इज आवर लाइन L2 एंड दिस इज आवर लाइन L1। अब ध्यान से देखना, ये जो लाइन L1 है ये लेट्स से यहाँ पे एंगल बना रही है अल्फा, ये लाइन x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रही है, और ये वाली लाइन x एक्सिस के साथ अल्फा 2 एंगल बना रही है। अब आपको देखने से ही समझ आ रहा है, अल्फा 2 इज नेगेटिव एंगल, अल्फा 2 इज नेगेटिव स्लोप एंड अल्फा 1 इज पॉजिटिव। अल्फा 1 पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि 90 से कम है, और अल्फा 2 नेगेटिव क्यों है, क्योंकि 90 से ज्यादा है। तो हमने क्या किया है, अभी तक दो लाइंस बनाई हैं, दो लाइंस कौन सी, L1 और L2। L1 जो है वो x एक्सिस के साथ अल्फा 1 एंगल बना रही है, और L2 जो है वो x एक्सिस के साथ अल्फा 2 एंगल बना रही है। अब ये दोनों लाइंस आपस में भी एंगल बना रही है, कौन कौन से, एक ये एंगल बना रही है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, और इस एंगल को हम नाम दे देते हैं फाई। दो एंगल ही तो बनाएगी, एक एंगल थीटा बनाएगी, दूसरा फाई। ये इसके ऑपोजिट है तो ये भी आ जाएगा थीटा एंगल, और ये इसके ऑपोजिट है तो ये आ जाएगा फाई। इसका मतलब मेरे को सिर्फ थीटा या फाई में से एक को निकालने की जरूरत है। क्यों, अगर मैं थीटा निकाल लूंगी तो फाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। अगर मैं थीटा फाई निकाल दूंगी तो थीटा ऑटोमेटिकली हो जाएगा 180 माइनस फाई। तो दोनों में से एक एंगल निकालने की जरूरत है। चलिए फिर से देख लेते हैं, दो लाइंस गिवन है L1 और L2। L1 जो एंगल बना रही है दैट इज अल्फा 1, और L2 जो एंगल
मैं ये देख लेती हूँ कि थीटा जो एंगल है वो है क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है थीटा और अल्फा 1 एंड अल्फा 2 के बीच। ध्यान से देखते हैं, दिस इज एंगल थीटा। अगर ये अल्फा 2 है तो इसको मैं क्या 180 माइनस अल्फा 2 बोल सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये लाइन पे लाई कर रहे हैं, और अगर लाइन पे लीनियर पेयर एंगल है, अगर एक एंगल फाई 2 है तो अल्फा 2 है तो दूसरा बन जाएगा 180 माइनस अल्फा 2। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। इन ट्रायंगल ABC अल्फा 1 प्लस 180 माइनस अल्फा 2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों का सम 180 हो जाएगा। अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 प्लस थीटा, ये 180 ये 180, जीरो बन जाएगा। इस साइड भी 180 था, इस साइड भी 180 था, दोनों कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब यहां से मेरे को ये समझ आ रहा है अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इज इक्वल्स टू माइनस थीटा। अगर मैं माइनस थीटा की जगह थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो थीटा बन जाएगा ये नेगेटिव, यहां से भी मैं नेगेटिव कॉमन ले लेती हूँ, ये बन जाएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, थीटा बन गया हमारा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। थीटा इज अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। तो बेसिकली आपको निकालना क्या था? थीटा निकालना था। चलो जी, आपको थीटा निकालना है, यहाँ पे थीटा आ गया अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अल्फा 2 और अल्फा 1 भी दोनों क्या है? एंगल्स हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर ये 90 है, लेट्स से दिस इज 70, दिस इज 50, तो ये बन गया, ये 20 बन गया। आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखेंगे। अल्फा 2 अल्फा 1 है। नाउ थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, और ध्यान रखेंगे अल्फा 2 एंड अल्फा 1 क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आपको स्लोप गिवन है दोनों लाइंस की, आपको नहीं पता एंगल क्या है क्या नहीं है, आपको स्लोप गिवन है। क्या गिवन है आपको? स्लोप ऑफ m1 एंड m2। वो तो बड़ा इजी है ना, आपको ये 70 गिवन है, ये कुछ और गिवन है, थीटा आपका निकल आएगा। ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं। क्वेश्चन क्या आएगा? इफ स्लोप ऑफ m1 एंड m2 इज गिवन, if slopes of m1 and m2 are given, m1 और m2 की स्लोप गिवन है। अब बताओ आप एंगल कैसे निकालोगे? पहला वाला केस तो बड़ा इजी था, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने थीटा निकाल दिया, पर आपको स्लोप ऑफ लाइंस गिवन है, स्लोप ऑफ लाइन से आपको एंगल निकालना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, मैं इसको tan थीटा, इधर भी tan थीटा से बना देती हूँ, इधर भी बना देती हूँ tan अल्फा 2 माइनस अल्फा। मैंने क्या किया? थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, तो मैंने इसको, अगर ये थीटा बराबर है इस अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 के, तो चाहे मैं इसको tan थीटा बोल दूं और इसको tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बोल दूं, कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये 45 है तो इन दोनों का डिफरेंस भी तो 45 ही आएगा, तो tan 45 इज इक्वल्स टू tan 45। अब ध्यान से देखते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या था? tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a, सॉरी 1 प्लस tan a tan b, यही फॉर्मूला था tan a माइनस b का। tan a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब ध्यान से देखना, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा 1। tan अल्फा 1 किसका स्लोप है? tan अल्फा 1 इज स्लोप ऑफ लाइन 1। लाइन L1 का स्लोप है, तो इसके स्लोप को मैं m1 लिख दूंगी, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, माइनस tan अल्फा, सॉरी इट इज tan अल्फा 2, तो ये बन गया tan अल्फा 2 स्लोप ऑफ लाइन 2, तो दिस इज m2 माइनस tan अल्फा 1 किसका स्लोप है? लाइन m1 का, अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1, चाहे आप m1 इंटू m2 लिख लो, चाहे m2 इंटू m1 लिख लो। अब ध्यान से देखेंगे, आपको गिवन क्या होगा? आपको दो लाइंस गिवन है, दो लाइन की स्लोप गिवन होगी, और पूछेंगे फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। व्हेन स्लोप ऑफ टू लाइंस इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन दीस टू लाइंस, तो आपने m2 की वैल्यू पुट की, m1 की वैल्यू पुट की, आपका एक कांस्टेंट आंसर आ जाएगा tan थीटा। सपोज आपका ये सॉल्व करके आ गया
एक छोटा सा एग्जांपल, आपने tan थीटा सॉल्व करके आप आंसर ले आए 1/√3। tan कितना 1/√3 होता है? tan 31/√3 होता है, तो आपका थीटा क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। अगर आपका थीटा 30 डिग्री है तो आपका अल्फा क्या आ जाएगा? अल्फा विल बी इक्वल टू 150 डिग्री। क्यों? थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस अल्फा, सॉरी फाई, या अगर आप पहले फाई निकाल दो तो वो बन जाएगा 180 माइनस थीटा। आप किसी भी तरीके से एंगल बिटवीन टू लाइंस को सॉल्व कर सकते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस में क्या होगा? दो लाइन का स्लोप गिवन होगा, स्लोप से आप दोनों लाइन के बीच के एंगल को आपको फाइंड आउट करना होगा। ध्यान रखेंगे, अल्फा 1 और अल्फा 2 नहीं कैलकुलेट करना है, आपको थीटा और फाई की वैल्यू निकालनी होगी। एंगल बिटवीन दोस टू लाइन, जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, आपको ये चीज देखनी है। तो अब ये था हमारा लास्ट टॉपिक, हाउ टू फाइंड। ये क्या है? हाउ टू फाइंड एंगल between two lines when their slope is given. When their slopes are given. तो क्या तरीका है? tan theta is equals to m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2। तो पहले आप थीटा निकाल लेंगे क्योंकि दो अलग अलग एंगल बनेंगे, ये थीटा होगा, ये अल्फा होगा। जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं टोटल 4 एंगल्स बनते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने की वजह से दोनों दो टाइप के एंगल बनते हैं। थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो अगर ये थीटा निकल गया तो आपका फाई कैसे निकलेगा? फाई इज इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा। क्लियर है जी? तो अभी तक हमने पढ़ लिया हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप निकालने के दो तरीके हमने सीख लिए। जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होगी तो उनकी स्लोप में क्या रिलेशन होगा, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी स्लोप में क्या रिलेशन होगा। अगर आपको कभी दो लाइन का स्लोप गिवन है और आपको दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आप ये अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक जब करेंगे तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो आप ये प्लीज ढंग से अपना टॉपिक क्लियर करें। थैंक यू।